स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीटीसी या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर 3 या फिर यूनिट 3, जिसका नाम है पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार। दोस्तों, अभी तक हमने चैप्टर 1 और 2 ख़त्म कर लिया है, और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और आज का ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और इसके पहले वाला जो चैप्टर था जिसमें मैंने आपको पुष्प के बारे में बताया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं समझ पाएंगे तो अभी आज का ये वीडियो आपको जो है वो समझने में कठिनाई होगी। तो इसीलिए आप जो है उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। और साथ ही मैं जो है आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मेरा जो है अभी तक मैथ्स का सीरीज़ जो है वो बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का वो भी ख़त्म हो चुका है, और अगर आपने उसे भी नहीं देखा है तो आप उसे भी क्लियर कर लीजिए, देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका रिप्रोडक्शन, जिसे हम जनन कहते हैं। तो जनन का अर्थ क्या होता है? वैसे तो आपको सभी पता है कि अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं क्या दिया है कि जनन जीवधारियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, और इस प्रक्रिया में जीवों की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जन्म देते हैं। जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जीवन की निरंतरता जीवों के जनन के कारण बनी हुई है। जीवधारियों का अपना तथा अपनी स्पीसीज का परिरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत गुण है, और स्पीसीज परिरक्षण इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि माता पिता अपनी ही तरह की संतानों को उत्पन्न करते हैं। तो किसी स्पीसीज की जनसंख्या बढ़ाने का भी जनन एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। तो जनन विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दौरान जीव अपने अनुकूल विविधताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। दोस्तों, जो जनन की प्रक्रिया होती है यह सभी सजीवों में होती है, क्योंकि निर्जीवों में यह क्रिया नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि जनन की वजह से ही हम और आप जो है वह इस दुनिया में हैं, क्योंकि जनन की वजह से ही जितने भी जीव जंतु हैं उनकी पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हुई है। तो यही कारण है कि जनन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सजीवों के लिए। तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना एक जनन जो है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सजीवों में जनन 2 प्रकार का होता है। सजीवों में क्या जो जनन है वो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, जिसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कि जब कोई जीव जनन के लिए अपने शरीर के किसी भाग, कोशिका या कोशिकाओं अथवा किसी विशेष निर्मित संरचना को इस्तेमाल करता है तथा इन संरचनाओं में कोई लैंगिक संलयन नहीं होता, तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतानें पूर्णतः अपने जनक जैसी होती हैं तथा इन संतानों में भी विभिन्नताएं होने की प्रायः संभावना नहीं होती। देखिए, ये जो अलैंगिक जनन होता है इसमें क्या होता है कि जो भी जो नर और मादा होते हैं उनका एक साथ संलयन नहीं होता है। उसमें सिर्फ कोई एक विशेष संरचना होती है उनके शरीर का, या फिर कोई एक भाग होता है जो कि एक दूसरे के साथ कि वहाँ पर रिप्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर दोनों का एक साथ मिलना ज़रूरी नहीं है, बस वो एक जो संरचना है या फिर उसका जो एक भाग है वो अगर आपस में मिल जाए तो यहाँ संलयन हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि अलैंगिक जनन में जो भी जीव बनते हैं वो पूरे का पूरा अपना जनक के जैसे होते हैं, मतलब कि जिसको उन्होंने जहाँ से जन्म लिया है, जैसे मान लीजिए कि वो जिस मातृ कोशिका से जन्म लेते हैं वो एकदम सेम टू सेम उसी के जैसे देखने में होते हैं। और साथ ही इसमें बहुत ही कम ऐसा होता है कि संभावना ना हो कि उसमें एक दूसरे से समानता ना हो, लेकिन जो है लगभग मान के चलिए कि एकदम 2 कॉपी होते हैं वो। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लैंगिक जनन क्या होता है थोड़ा इसे समझ लेते हैं, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, कि जब किसी जीव अथवा एक ही जीव जाति के 2 सदस्यों द्वारा 2 युग्मकों के संलयन से बने युग्मनज से जो संतान का जन्म होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं।
और इस संतान में दोनों युग्मकों के लक्षणों का मिश्रण होता है तथा लैंगिक जनन के फलस्वरूप कई प्रकार की विभिन्नताओं की संभावना रहती है। जैसे कि अगर आपसे कहें कि जो मनुष्यों का जन्म होता है वो लैंगिक जनन से ही होता है, तो इसमें आपने देखा होगा कि सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि सभी का रंग रूप, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, उनकी मोटाई, उनका हर चीज़ अलग होता है, उनका चेहरा, हर चीज़। बस समानता किसमें होती है कि वह एक मनुष्य है, तो अभी हम उसको पहचान पाते हैं कि वो मनुष्य है, क्योंकि उसके 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, 2 नाक, ऐसे ही है, मतलब कि चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो पहचान में आता है। लेकिन इसके अलावा उनका जो चेहरा है, उनका बाकी हर चीज़ जो है वो लगभग अलग रहता है। यहाँ पर जो उनके लक्षण होते हैं वह दोनों जो नर और मादा, यानी कि जो मातृ और उनके माता और पिता की जो भी गुण होते हैं उन दोनों का आधा आधा उसमें होता है, उन दोनों के लक्षणों को मिलाकर यहाँ पर जनन होता है। तो इसी तरह का जो होता है वह लैंगिक जनन में होता है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर अलैंगिक जनन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि मेन आपको यहाँ पे पहले समझना होगा। तो इस प्रकार के जनन में 2 लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें जीव स्वयं गुणित होते हैं। गुणित का मतलब दोनों मतलब कि जो जीव होते हैं वो अपने आप ही उसमें क्या हो जाता है, उसमें जनन हो जाता है, यानी कि इसमें दोनों लिंगों की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें जो है ये कई विधियाँ होती हैं अलैंगिक जनन की। तो चलिए एक एक विधियों को देखते हैं। सबसे पहला आपका है विखंडन, जिसे हम फिजन कहते हैं। यह यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीवों में होता है और यह जो है 2 प्रकार का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, यानी कि द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन जो है यह अमीबा और पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीवों में होता है, जबकि आपका जो बहुखंडन वाला प्रोसेस है वह प्लाज्मोडियम वगैरह में होता है। तो इसमें क्या होता है अभी आप डिटेल से समझेंगे, बस ये उसका पार्ट है। दूसरा आपका अलैंगिक जो है जनन है वह फ्रेगमेंटेशन, जिसे हम खंडन कहते हैं, यह बहुकोशिकीय जीवों में होता है, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे कि ईस्ट वगैरह जो है उसमें इसी प्रकार का जो है वह जनन होता है। अगला है आपका रीजनरेशन प्रोसेस, यानी कि पुनर्जनन, यह भी आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। और चौथा है आपका बडिंग, जिसे हम मुकुलन या फिर नवोदित कहते हैं, यह जो है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। और 5वां है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसे हम वनस्पतिक फैलाव या फिर कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। और इसमें जो होता है वह पौधों का हर एक अलग अलग कुछ भाग होता है जो कि जनन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और स्पोर फॉर्मेशन को हम कहते हैं बीज निर्माण या फिर बीजांड द्वारा जनन। तो ये भी एक एक चीज़ें अभी आप पढ़ेंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जो होता है कुछ मतलब कि जीवों में होता है, यानी कि जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, उसमें होता है। और कुछ पौधों में होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह जीवों में भी होता है और पौधों में भी होता है, मतलब जंतुओं और पौधों दोनों में होता है। तो जंतु तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें इसी प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। और साथ ही पौधों में भी यही वाला रिप्रोडक्शन होता है, और साथ ही पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो उसे अभी हम देखेंगे, पहले असेक्सुअल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम बात करेंगे फिजन की। फिजन क्या होता है दोस्तों? फिजन का मतलब होता है कि विखंडन। यहाँ पर होता क्या है कि जब पूर्ण विकसित जब जीव जो है वह पूर्ण विकसित होता है तब यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है और इसे हम विखंडन कहते हैं। वैसे जीवों का 2 भागों में विभाजित होता है, लेकिन यह बहुखंडन भी हो सकता है, जैसे कि आपने अभी देखा है, ठीक है, अमीबा में। लेकिन जो होता है वह क्या होता है, एक खंडन होता है, यानी कि बाइनरी होता है, ठीक है। द्विखंडन होता है, यानी कि उसमें जो सेल होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। दोस्तों, जैसा कि अमीबा को आप जानते हैं कि वह एक कोशिकीय जीव है, और यानी उसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है। एक कोशिका होने का अर्थ है कि उसमें जो सेल होगा उसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही कोशिका होगी और एक ही न्यूक्लियस होगा। फिर इसका क्या होता है, विभाजन होता है। ये विभाजन कुछ इस प्रकार का होता है कि पहले जो है इसके अंदर जो है न्यूक्लियस का विभाजन होता है, फिर न्यूक्लियस के विभाजन के बाद जो है ये आपस में अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये इस तरह से यहाँ पे मातृ कोशिका एक बन जाती है और यहाँ पर एक जनक कोशिका बन जाती है। तो मतलब कि उसका डॉटर सेल और मदर सेल बन जाता है, तो दोनों अलग हो जाते हैं और इस तरह से विखंडन प्रोसेस की वजह से क्या होता है, जनन होता है। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं।
कि जब यह दो भागों में विभाजित होता है तो इसे हम द्विखंडन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि लिखा भी है कि पहले केंद्रक विभाजित होता है और फिर कोशिका द्रव्य विभाजित होती है, क्योंकि यह सिर्फ सिंगल सेल में होता है इसीलिए इसमें ऐसे लिखा है। और विखंडन से जब दो जीव बनते हैं तो उस प्रक्रिया को हम द्विखंडन कहते हैं। और अमीबा में द्विखंडन को जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दिखाया गया है कि पहले उसका जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, यानी कि उसका केंद्रक विभाजित होता है, फिर उसके बाद उसके कोशिका द्रव्य विभाजित होते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वह अपने मदर सेल से यानी मातृ सेल से या फिर पैतृक सेल से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और डॉटर सेल अलग हो जाती है और मदर सेल अलग हो जाती है। यानी कि जो जहाँ से जन्म हुआ है वो अलग हो जाएगा और जिससे हुआ है वो अलग हो जाएगा, और बाद में फिर वो जिसका जन्म हुआ है वो फिर से आपका द्विखंडन प्रोसेस करेगा और फिर से जन्म होगा। तो ये प्रोसेस बढ़ता चला जाता है। तो अमीबा में द्विखंडन को आप देख सकते हैं, इससे दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कई नई पीढ़ी को संतति क्यों कहते हैं? क्योंकि जो संतान है उसी को हम संतति कहते हैं और यह नई पीढ़ी ही है, क्योंकि इसमें जो होते हैं वह मतलब वो आगे बढ़ता जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है कि मान लीजिए अमीबा है, ठीक है, उसको किसी जगह पे मान लीजिए उसके अनुकूल परिस्थिति नहीं है, तो उसके अंदर क्या होता है, कोशिका के चारों ओर एक परत बन जाती है या फिर एक कह सकते हैं कि भित्ति या दीवार बन जाती है जो कि उसको सुरक्षा देती है, क्योंकि वो परिस्थिति मान लीजिए उसके अनुकूल नहीं है। सपोज मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई या उसके अनुरूप वातावरण नहीं है, तो वो क्या होता है, उसके चारों ओर जो है एक भित्ति बन जाती है और ऐसी अवस्था को हम पुटी या फिर सिस्ट कहते हैं। ये जो अवस्था है जिसमें उसके चारों ओर भित्ति बन जाती है उसे हम पुटी कहते हैं। और पुटी के अंदर कोशिका जो होता है वो कई बार विभाजित होता है और जिससे बहुत सारी संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बहुखंडन कहते हैं। तो आपने अभी जैसे कि देखा ये अमीबा का आप देख रहे हैं, ठीक है, इसी प्रकार का जो होता है वो प्रोसेस आप जो है पैरामीशियम में देखेंगे, उसमें बहुखंडन होता है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं कि ऐसे जीव रहते हैं, इसके अंदर जो आपको पता है कि उसके चारों ओर पुटी बन चुकी है, ठीक है, जो कि उसको आवरण सुरक्षा प्रदान कर रही है। अब एक सेल पहले डिवाइड हुआ, उसका न्यूक्लियस, फिर उसी का दूसरा न्यूक्लियस, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करते करते बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं और बाद में ये अपना एक अलग से इसी के अंदर क्या होता है, एक सेल बनते जाता है, ठीक है। वो न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो बाद में कोशिका द्रव्य भी तो डिवाइड होता है, तो वो डिवाइड होगा। फिर कुछ टाइम के बाद इसको जब अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो ये फट जाते हैं और फिर यहाँ से अलग होकर के जो है अपना एक अलग जीव बनाते हैं। अलग जो है वो मातृ सेल से अलग हो जाएगा, तो जो डॉटर सेल है वह अलग हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि पुटी के फटने के बाद बहुत सी कोशिकाएं बाहर निकल जाती हैं और फिर वो अपना अलग से प्रजनन करती हैं, अलग अपना जीवन व्यतीत करती हैं, जैसा भी होगा। फिर से उनमें क्या होगा, वैसे ही बहुखंडन होगा, तो हर एक जीव अपना अलग अलग बहुखंडन प्रोसेस करता है, तो इस तरह से जो है उसमें जनन होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगला पढ़ते हैं हम फ्रेगमेंटेशन, जिसे हम खंडन कहते हैं। तो यह मुख्यतः स्पाइरोगाइरिया में होता है, वैसे ये ईस्ट वगैरह में भी इसी प्रकार का प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए कि जब जीव जो होता है वह पूर्ण विकसित होने के बाद साधारणतः 2 या अधिक खंडों में टूट जाता है, तो इसे हम खंडन कहते हैं। ये खंड वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं और खंडन की विधि द्वारा किसी चपटे कृमि से 2 चपटे कृमि को बनता हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो स्पाइरोगाइरिया है, पहले क्या था कि सिंपल सा एक हमारा क्या था, मतलब कि एक सेल था, ठीक है, एक सिंपल सा एक सेल जैसा होता है वैसे था। फिर कुछ टाइम के बाद ये क्या हुआ, ऐसे डिवाइड हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, अंदर ही अंदर डिवाइड हो गया, ठीक है, ये यहाँ से और यहाँ से। फिर कुछ टाइम के बाद ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा और इसे हम कहते हैं मदर सेल। इसके बाद ये जो दोनों बने हैं वो न्यू बेबी है, यानी कि संतति सेल है, और ये बाद में फिर से अपना अलग जनन करेंगे। तो इस प्रकार का जो भी प्रोसेस होता है वह आपके बहुकोशिकीय जीवों में होता है। अब हम पढ़ेंगे मुकुलन के बारे में। मुकुलन क्या होता है, यानी कि बडिंग। तो आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों में जो होता है वो कलियां निकलती हैं, ठीक है, बड निकलते हैं, मुकुल जिसे हम कहते हैं, तो ये उसी की बात कर रहा है। तो ये अक्सर जो होता है वो जलीय पौधों में इस प्रकार का प्रोसेस होता है।
तो मुकुलन क्या होता है कि शरीर पर एक कलिका या बल्ब की संरचना बनती है जिसे हम मुकुल कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आपका ये वाला हिस्सा है, ये है मुकुल वाला हिस्सा, इसे हम बड कहते हैं। तो ये क्या होता है कि दो भागों में विभाग, और उसमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है और मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका मुकुलन प्रोसेस है, इसमें ये जो आपका बड है, ठीक है, पहले तो ये छोटा सा बड रहता है, फिर यहाँ पर सेल जो है वो रहती है, वो आधी सेल मातृ कोशिका में और आधी सेल जो है वह आपके डॉटर सेल में आ जाती है, यानी कि आपके संतति कोशिका में चली आती है। फिर कुछ टाइम के बाद वो मतलब कि पहले न्यूक्लियस विभाजित होगा, फिर सेल विभाजित होगा, फिर जब एक सेल और न्यूक्लियस इसके पास और इसके पास, दोनों के पास अपना अलग अलग अगर न्यूक्लियस हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद वह विकसित होकर के यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं एक पूर्ण विकसित हाइड्रा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन का प्रोसेस होता है। अब हम पढ़ेंगे बीजाणुओं द्वारा जनन, जिसे हम स्पोर्स फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, बाई स्पोर्स। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जीवाणु तथा निम्न वर्गीय जीव जैसे कि म्यूकस, फर्न या मॉस, कवक वगैरह जो होते हैं, उसमें जो भी जनन होता है वह इसी विधि से होता है। और इस विधि में कोशिका के अंदर केंद्रक अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड के ऊपर कोशिका द्रव्य आ जाती है और कुछ समय के बाद जनक कोशिका की भित्ति टूट जाती है तथा बीजाणु मुक्त हो जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर यह पूर्णतः अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव बन जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रेड में कैसे कवक लगा है, ठीक है, ये एक ब्रेड है, इसमें कवक जो है मैंने उसको जूम करके आपको दिखाया है कि इस तरह से है, ठीक है, कवक में। और ये जो आप इसके अंदर डॉटेड वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, यही है उसका बीजाणु जनन, ठीक है। ये क्या होता है, इसके अंदर बनता रहता है, फिर जब इसकी अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये फट जाते हैं, कुछ ऐसे फटेंगे और यहाँ से जो भी इसके जो सेल हैं वो अलग हो जाएंगे और उड़ करके दूसरी जगह पर जम जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि रोटी है, आपने 2 दिन के लिए छोड़ दी, कुछ दिन 2 दिन के बाद देखेंगे तो उसमें कवक या फफूंदी सी पड़ने लगती है। वो फफूंदी कहाँ से आई, आपने तो उसमें लगाया नहीं था। वो फफूंदी इसी वजह से होती है कि रोटियों में जो आपने अगर 2 दिन तक रख दिया तो ये कवक को जीवित रहने की अनुकूल परिस्थिति होती है और फिर वो वहाँ पर विकसित हो जाता है। और इसी प्रकार से काई वगैरह के लिए भी होती है कि बरसातों में जो होती है वो उसकी अनुकूल परिस्थिति होती है, वह बीज जो है वहाँ वातावरण में वो उपस्थित होते हैं, लेकिन वो सिर्फ उस परिस्थिति का वेट करते हैं कि जब वो ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम ग्रोथ कर जाएंगे और अपना जो है फैमिली को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो इस तरह से उसमें क्या हो जाता है कि ब्रेड में जो है कवक लगते हैं और फंगस वगैरह इसी तरह का जनन करते हैं। फिर अगला आप पढ़ेंगे कायिक जनन, जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये क्या होता है दोस्तों कि पौधों के किसी भी अंग यानी किसी भी कायिक अंग, जैसे कि उसका तना, जड़ या फिर पत्ती, सभी नहीं हो सकते हैं, ये इन्हीं में से कुछ एक होगा, ठीक है, फूलों से नहीं होगा, ठीक है। पौधों के वैसे अगर जनन के लिए कहा जाए तो 2 भाग होते हैं, एक उसका वेजिटेटिव भाग होता है और एक उसका रिप्रोडक्टिव भाग होता है। वेजिटेटिव भाग में उसके जड़, तना और पत्ती आती है और रिप्रोडक्टिव वाले भाग में फूल आता है और बीज आते हैं। तो अभी जो फूल और बीज से जो जनन होगा पौधों में, वह आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लैंगिक जनन होगा, जिसे आप देखेंगे अभी। लेकिन जो अभी जो जनन हो रहा है पौधों में, जो जड़ से हो रहा है, तना से हो रहा है, पत्ती से हो रहा है, ये जो जनन होगा वो कायिक जनन होता है और इसीलिए इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि ये इसके वेजिटेटिव पार्ट्स से होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसके उपयोग से एक नए पौधे बन जाते हैं। आपने तो वैसे देखा होगा कि बीज बो दिया तो पौधे हो गए, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो ऐसे नहीं हो रहा है। यहाँ पर पौधे जो हैं कुछ अलग तरीके से बोए जा रहे हैं, उनके कायिक भागों से बोए जा रहे हैं, इसीलिए इसे हम कायिक जनन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके उपयोग से एक नए पौधे का निर्माण बिना किसी प्रजनन अंग की सहायता से होता है, यानी कि फूल या बीज की सहायता से नहीं होता है, बल्कि किसी अलग भागों से हो रहा है, जैसे जड़, तना या पत्ती से हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जड़ों द्वारा जो होता है वह शकरकंद, डहेलिया, सतावर वगैरह में क्या होते हैं, इसी से जनन होता है। इसके अलावा तने द्वारा जो भी आपका होता है, जैसे आलू, अदरक, हल्दी, गन्ना, गुलाब, इन सभी का आप अगर तना काट देंगे तो वहां से जनन हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा गुलाब की अगर हम डंडी जो है, तना उसके काट के दूसरी जगह पर बो दें जमीन पर, तो वो पुनः गुलाब का एक पौधा बन जाता है। इसके अलावा पत्ती के द्वारा जो भी आपका
का मतलब जनन होता है वह अजूबा विगोनिया, जिसे हम एलोवीरा बोलते हैं या फिर घृत कुमारी कहते हैं, उसमें होता है। ठीक है, अजूबा विगोनिया एलोवीरा यानी घृत कुमारी, इन सभी में जो जनन होता है वो पत्तियों द्वारा होता है। तो अब चलिए एक एक चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो पत्तियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है, जैसे कि मान लीजिए ब्रायोफिलम है। ब्रायोफिलम एक पत्ती होती है जो कि कुछ इस प्रकार की होती है और उसके किनारे किनारे ऐसे मुकुल लगे होते हैं। ये पत्तियां क्या होती हैं, अपनी डाली से गिर जाती हैं। जैसे मान लीजिए पौधा है और पौधों में पत्ती है, फिर पत्ती क्या है, मान लीजिए नीचे गिर गई। जब वो नीचे गिर जाती है ना, तो इसके जो मुकुल होते हैं ये विकसित हो जाते हैं और विकसित होकर के फिर से एक नया पौधा बना लेते हैं। तो ब्रायोफिलम की जो पत्तियां होती हैं उनके किनारों पर स्थित खांचों में अपासनिक कलियां होती हैं। जैसा कि अभी मैंने आपसे बताया कि कुछ ऐसा ही होता है उसमें, और किनारे किनारे ऐसे कलियां होती हैं और अनुकूल परिस्थितियों में कलियां जो होती हैं वह वृद्धि करके पूर्ण विकसित पौधा बना लेता है। और मनुष्य ने पौधे में कायिक प्रवर्धन विधि का उपयोग अपने लाभ के लिए किया और इससे वह उद्योग, नर्सरी वगैरह में नए नए पौधे उगा सकता है। तो मनुष्यों में जो हम लोग जो है इसका जो है बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर लेते हैं कायिक प्रवर्धन का। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि बात की गई है कि आजकल क्या होता है कि जो रोपड़ होता है, कलम होता है, दाब कलम होता है, ऊतक संवर्धन होता है, ये सारी विधियाँ जो है ना वो आपके जो है इसी में आती हैं। तो अगर हम बात करें रोपड़ की तो यह भी आपका कायिक प्रवर्धन ही है। इसमें क्या होता है रोपड़ में, इस विधि में हम ऐच्छिक पौधे की जो भी पौधा लेना है, ठीक है, हमारी इच्छा से जो भी पौधा लेना है उसकी टहनी को हम किसी अन्य वृक्ष के मतलब स्कंध पर लगा देते हैं। ठीक है, उसकी टहनी को, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में भी, इसमें क्या किया गया है कि एक पौधा लिया गया है, इसका इस वाली टहनी को काट दिया गया है और दूसरे पौधे के स्कंध यानी कि उस वाले भाग से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर उसको जोड़ करके ऐसे गांठ बांध दी गई है। फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ से इसको पोषण भी मिलता रहता है और फिर वह विकसित हो जाता है और फिर उसके बाद जो है जब वो लगभग 3-4 महीने के बाद जब विकसित हो जाता है तो उसकी इस गांठ को खोल दिया जाता है और वह पुनः जो है एक बहुत ही अच्छा पौधा बन जाता है। तो अगर जैसे आपको मान लीजिए 2 आम मिल जाए, ठीक है, एक मान लीजिए आपको छोटा देसी साइज का आम मिल जाए और एक आपको दशहरी आम मिल जाए बड़ा साइज का, और देसी वाला आम जो है बहुत ही मीठा है और दशहरी वाला आम बहुत ही बड़ा है। आपको चाहिए कि बड़ा भी रहे और आम मीठा भी रहे, तो इसके लिए आप जो है इसी प्रकार का जनन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका छोटे वाला जो आम है उसको लेकर के और जो आपका बड़े वाला आम है उसका लेकर के दोनों की टहनियों को आपस में जोड़ दीजिए और फिर उसके बाद वहाँ पर जो है कायिक प्रवर्धन होगा और कुछ टाइम के बाद जो भी फल लगेंगे उनमें दोनों के गुण आ जाएंगे। यानी कि जो आम होगा वो खाने में भी बहुत मीठा और टेस्टी होगा छोटे वाले देसी आम की तरह, और उसका साइज जो होगा वो बहुत बड़ा होगा दशहरी वाले आम की तरह। तो यहाँ पर क्या है कि स्कंद पौधों का वह भाग होता है जिसके तने पर मिट्टी के नीचे पूरा मूल तंत्र होता है। स्कंद मतलब कि नीचे वाला जड़ वाला हिस्सा और तना यानी कि ऊपर वाला हिस्सा। फिर आप क्या करते हैं कि कलम ऐच्छिक पौधे की टहनी होती है और दोनों भागों को बांध देते हैं। फिर कैम्बियम की प्रक्रिया के कारण कलम और स्कंद जुड़ जाते हैं और स्कंद कलम को क्या देता है, स्कंद आपका मतलब है नीचे जड़ वाला हिस्सा, और जड़ों से ही तो पोषण मिलता है उनको, खनिज लवण वगैरह, तो उसको वहाँ से पोषण मिलेगा और ऐसी इस तरह से पौधा जो है वो ग्रोथ कर जाएगा। और आम की बहुत सी किस्में जो है वो इसी प्रकार प्राप्त की जाती हैं। अगला है आपका कटिंग, जिसे हम बोलते हैं कलम लगाना। जैसे कि गुलाब वगैरह में आपने देखा होगा कि यदि हम गुलाब के पौधे की कलम काट कर नम मिट्टी में लगा दें तो इसमें जड़ निकल आती हैं और बाद में वृद्धि करके नया पौधा बन जाता है। तो कलम लगाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कुछ कलिकाएं अवश्य हों। कलम लगाने की विधि का उपयोग जैसे कि गन्ना और बोगेनविलिया, कैक्टस, अनानास आदि में किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो गन्ने होते हैं उनकी जहाँ गांठें होती हैं वहाँ से काट दीजिए और उसको बो दीजिए। गुलाब होते हैं, गुलाब तो ऐसे ही बोते ही हम लोग, ठीक है, आपने गुलाब का कभी बीज नहीं देखा होगा, आप जो है गुलाब ऐसे ही बोते होंगे वैसे, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर दाब कलम वृद्धि दिखाई गई है जिसे हम प्रेशर कटिंग कहते हैं। ये भी कटिंग का ही प्रोसेस है लेकिन इसमें थोड़ा अलग होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि इस विधि में पौधे के किसी शाखा को क्या करते हैं, झुका करके नम मिट्टी में दबा देते हैं और कुछ समय के बाद इसमें से जड़ें निकल आती हैं और उसके बाद नया पौधा बन जाता है।
और नए पौधों को इस पृथक मतलब पैतृक पौधे से काटकर अलग कर देते हैं और नया पौध वृद्धि करके पूर्ण विकसित पौधा बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चमेली का एक नया पौधा बन गया है। ठीक है, कैसे बना है देखिए, यहाँ पर जो ये वाला पौधा है ना, ये आपका ठीक एक चमेली का पेड़ था। इसकी एक डाल को झुकाकर इधर से बांध दिया गया और एक डाल को झुकाकर इधर मिट्टी से दबा दिया गया। अब दोनों मिट्टी में दबे हुए हैं। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये जो दबा वाला हिस्सा है, इससे जड़ें निकलने लगती हैं और फिर ये ऊपर अपना ग्रोथ करने लगता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये ग्रोथ करके अपना एक पूर्ण विकसित पौधा बना लेता है और इस तरह से जैसे कि जनक कोशिका की या मतलब पैतृक पौधे के जैसे बन जाता है। तो इस प्रकार जो है चमेली के पौधे में जो है चमेली का जो पौधा होता है वह दाब कलम विधि से ही उत्पन्न किया जाता है। और इसके अलावा कलम विधि का मतलब तो आपको पता ही है, उसमें काट कर उसको बो देना। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, अगला है यहाँ पर आपका ऊतक संवर्धन विधि। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में पौधे के ऊतक में एक छोटे से भाग को काट लेते हैं और इस ऊतक को उचित परिस्थिति में पोषक माध्यम में रखते हैं और ऊतक से एक अनियमित ऊर्ध्वसा बन जाता है जिसे हम कैलस कहते हैं। और कैलस का उपयोग पुनः गुणन में किया जाता है और इस ऊतक का छोटा सा भाग किसी अन्य माध्यम में रखते हैं जो कि पौधों में विभेदन की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। इस पौधे को गमले या फिर भूमि में लगा देते हैं और फिर वो परिपक्व होकर वृद्धि करने लगता है। ऊतक संवर्धन जैसे आजकल शतावरी, गुलदाउदी, आर्किड वगैरह के पौधों में इस प्रकार का होता है। तो इसमें जो है हमने पौधों के कुछ जनन देखे और साथ ही हमने जीवों के भी कुछ जनन के बारे में देखे। तो अब हम नेक्स्ट भी देखते हैं, चलिए।